तो नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हो विशु वारदात तक की एक और नई कहानी के साथ। एक दोस्त अपने दोस्त की शादी में जाता है। वहां पर जब जयमाल शुरू होता है तो अभी जयमाल के स्टेज पर जाता है और जाकर अपने दोस्त और दोस्त की दुल्हन को एक गिफ्ट देता है और कहता है कि यह जो गिफ्ट मैं आपको दे रहा हूँ यह परिवार के सामने मत खोलिएगा, यह अकेले में खोलिएगा। अब दोस्त मुस्कुराने लगता है। वह समझ जाता है कि कुछ ऐसी वैसी चीज होगी जो लोगों के सामने नहीं खोलनी होगी। दोस्त है, हो सकता है कुछ मजाकिया अंदाज में कुछ मजाक किया हो। तभी जो दोस्त गिफ्ट देता है वह कहता है, आप दोनों की जोड़ी बहुत सुंदर है भाई, तुम्हारी जो दुल्हन है वह बहुत ही सुंदर है। मेरी पत्नी तो इतनी सुंदर नहीं है, लेकिन तुम बड़े किस्मत वाले हो जो तुम्हें इतनी खूबसूरत पत्नी मिली है। अब पत्नी भी मने अंदर ही अंदर नई दुल्हन मुस्कुराने लगती है और जो लड़का होता है वह भी मुस्कुराते हुए धन्यवाद बोलता है और लड़का वहां से जो उसका साथी रहता है वह चला जाता है। लेकिन कुछ दिनों बाद एक ऐसी घटना घटती है जिसे सुनकर लोग हैरान थे। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ये क्या हो गया है। दरअसल आज की जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं उसे दूल्हा दुल्हन और उसी गिफ्ट देने वाले दोस्त की है, जो कि कहानी बहुत रोचक भी है लेकिन बेहद ही शर्मसार कर देने वाली है। मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की। सहारनपुर में एक थाना लगता है, थाना सदर बाजार। थाना सदर बाजार के अंतर्गत एक व्यक्ति जिसका नाम मनीष रहता है। मनीष पेशे से एक व्यापारी रहता है, दुकानदार रहता है और उसकी दुकान उसी सहारनपुर में ही रहती है। कुछ दिनों बाद जब उसकी दुकान अच्छी चलने लगती है तो उसके पिताजी उसकी शादी सहारनपुर के ही एक क्षेत्र में कर देते हैं और उसकी दुल्हन मनीष की काफी सुंदर रहती है। लेकिन कुछ दिनों तक तो वह अपनी पत्नी के साथ काफी अच्छे से रहता, काफी अच्छा व्यवहार रहता। लेकिन धीरे धीरे जब शादी पुरानी हो जाती है, करीब 7 से 8 महीने शादी को हो जाते हैं, तो उसे अब अपनी पत्नी अच्छी नहीं लगती थी। वह लोगों की पत्नियों को देखकर उनकी तारीफ किया करता था। अब वह सुबह 9 बजे दुकान जाता और शाम को 8 बजे दुकान से घर आता। जब दुकान पर बैठा रहता तो उसकी दुकान ही कपड़ों की होती और कपड़ों की दुकान पर बहुत सारी महिलाएं आती थी, बहुत सारे दोस्तों की पत्नियां भी आती थी। तो बैठकर उनकी तारीफें भी किया करता था, हंसी मजाक भी कर लेता था। अब दुकान से उसको फुर्सत ही नहीं मिलती थी कि वह कभी अपनी पत्नी को लेकर भी कहीं घूमने जाए। एक दिन जब वह दुकान से घर लौटता है तो उसकी पत्नी कहती है कि हमारी शादी को 8 से 9 महीने हो गए, आज तक तुम मुझे घुमाने के लिए कहीं नहीं ले गए हो। तुम्हारे साथी जो है अपनी पत्नियों को कहीं ना कहीं लेकर जाते हैं, रोज तुम आते हो तो उनकी पत्नियों की तारीफ करते हो, कभी अपनी पत्नी की भी तारीफ कर लिया करो। अब मनीष गुस्सा होता है और कहता है, जल्दी से खाना निकालो, मुझे भूख लगी है। मैं फालतू की बकवास सुनना पसंद नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं काफी थका हूँ। तुम अंदर रहती हो, तुम्हें क्या पता कितना प्रेशर रहता है दुकान पर, और घर आते ही तुम फालतू बातें करने लगती हो। अब धीरे धीरे और कई महीने और गुजरता है। उसका एक दोस्त रहता है जिसका नाम कपिल रहता है। अब जो कपिल रहता है वह उसके पास में ही, पड़ोस में ही रहता था। पड़ोस की भी जो कपिल है, पड़ोस का रहने वाला, उसकी भी शादी सहारनपुर के एक क्षेत्र में होती है। और जब उसकी शादी होती है तो जो मनीष रहता है वह भी इनवाइट रहता है, अपने दोस्त की शादी में जाता है। जब जयमाल होता है, जयमाल पर जाता है तो उसकी आंखें जो है फटी की फटी रह जाती है। वह दूल्हे दुल्हन को एक टाक नजरों से देखने लगता है और जो उसका दोस्त रहता है वह मुस्कुराने लगता है। तभी वह अपने दोस्त को कहता है कि भाई, तुम्हारी पत्नी तो बेहद ही खूबसूरत है और जोड़ी बड़ी अच्छी है। अब इस पर जो कपिल रहता है वो और भी मुस्कुराने लगता है, कहता है भाई बहुत बहुत तुम्हारा धन्यवाद इतनी तारीफ करने के लिए। दोनों बड़े अच्छे दोस्त रहते हैं। उसके बाद वहां कुछ गिफ्ट भी लेकर गया रहता है मनीष। वह उसकी पत्नी को देता है और बधाइयां देते हुए वहां से चला जाता है। अगले दिन कपिल अपनी पत्नी को लेकर आता है। सब कुछ सही सलामत चल रहा था। कुछ दिन और गुजरते हैं। कपिल अपनी पत्नी को लेकर, पत्नी का नाम नीति रहता है, नीति को लेकर वह उसी के दुकान पर जाता है।
जब उसके दुकान पर जाता है, कुछ कपड़े वगैरह खरीदने रहते हैं, जब दुकान पर जाता है तो मनीष चाय वगैरह मंगाता है, पिलाता है, बातचीत करता है। फिर वह कपिल की पत्नी को बोलता है, भाभी बताइए क्या चीज़ चाहिए, आपकी सेवा में मैं हाजिर हूँ, जो भी चीज़ चाहिए मुझे बताइए। और नीति भी मनीष को अच्छा दोस्त रहता है, आते जाते देखती थी, अच्छी तरह से जानती थी। अब कुछ कपड़े खरीदती है, कपड़े खरीदने के बाद वहां से चली जाती है। कुछ दिनों बाद फिर कपड़े की दुकान पर अपने पति के साथ जाती है, सामान लेती है, और सामान लेकर जब घर जाती है तो उसमें से एक कपड़ा खराब निकल जाता है। तो वह मनीष के फोन पर फोन करती है और बताती है कि आपका जो है दिया हुआ एक सामान खराब निकल चुका है, घर से लेते जाइएगा, उसे वापस कर दीजिएगा। अब मनीष जब अगले दिन जाता है तो नीति उसको जो कपड़ा रहता है डिफेक्टेड उसको देती है और वह लेकर वहां से चला जाता है। अब धीरे धीरे जब भी कोई काम पड़ता था तो मनीष उसके घर हमेशा सुबह शाम जब भी समय मिलता था जाता था, बैठकर बातचीत करता था। बातचीत करते करते एक दिन उसकी पत्नी उसे फोन करती है और कहती है कि आज कपिल घर पर नहीं है, कुछ जरूरी काम है, आप आ जाते तो अच्छा रहता। अब मनीष उसके घर जाता है, बातचीत करने लगता है। बातचीत करते करते वह नीति की काफी बड़ाई करने लगता है। नीति अपनी बड़ाई सुनकर काफी खुश हो जाती है और वह अपनी पत्नी की बुराई करने लगता है। अब नीति मजाक कहे या हंसते हुए कहती है कि हर मर्द को अपनी पत्नी अच्छी नहीं लगती है और दूसरे की जो पत्नी है वह काफी अच्छी लगती है, जैसा आपको लग रहा है। अब मनीष कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मुस्कुराता है, फिर घर चला जाता है। अब वह दुकान पर बैठा रहता है, तभी नीति उसे फोन करती है और बातचीत करने लगती है। अब बातचीत इस कदर आगे बढ़ जाती है कि दोनों की दोस्ती हो जाती है। अब धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं और इसकी जानकारी कपिल को नहीं होती है। कुछ दिनों बाद एक और दोस्त रहता है शेखर। शेखर की भी पत्नी सामान लेने आती थी, तो वह शेखर की पत्नी के साथ भी बातचीत करता था, उसकी भी तारीफें किया करता था। जब शेखर घर पर नहीं रहता था तो वह उसके घर भी जाकर उसकी पत्नी के साथ बातचीत किया करता था। अब आसपास के लोगों को इसकी जानकारी होती है कि जब भी शेखर की पत्नी नहीं होती है तो यह मनीष उनके घर जाकर उनकी पत्नी से बातचीत करता है। आखिर ऐसा क्या मामला है? तब तरह तरह के लोग शक करने लगते हैं कि कहीं कोई चक्कर तो नहीं चल रहा है। और इधर जब कपिल घर पर नहीं रहता तो समय मिलता तो वह भी उसकी बीवी से बातचीत करता फोन पर, और जब भी मिलने का मन करता तो वह उसके घर चला जाता था। एक दिन कपिल की पत्नी नीति जब मनीष से बात कर रही थी तभी जो है कपिल आ जाता है, और जब कपिल आता है तो वह देखता है कि उसकी पत्नी किसी से बड़ी ही खूबसूरत अंदाज में काफी खुश होकर के बातें कर रही है। वह छुप कर सुनने लगता है, उसे शक हो जाता है तो अपनी पत्नी से बातचीत करता है, पूछता है कि यह किससे बात कर रही थी, किसका फोन है। तभी वह मुस्कुराते हुए इधर उधर की बातें करती है और अपने पति को बताती है कि उसके भाई का फोन था तो बातचीत कर रही थी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जो मनीष रहता है और मनीष की बात, उसकी पत्नी की बात वो सुन लेता है, दोनों को एक दूसरे से बात करते हुए। तब वो पत्नी से अपने बातचीत करता है, झगड़े करने लगता है कि आखिर ऐसा क्या मामला है, तुम दोनों आखिर कौन सी बात करते हो। जो कपिल की पत्नी रहती है नीति, वो कहती है कि कुछ कपड़ों का मामला था, कुछ सामान चाहिए था, मेरे घर शादी पड़ी है, मुझे जाना है, वही मैं बातचीत कर रही थी। कपिल अब दोनों में बातचीत होती है और झगड़ा इस कदर बढ़ जाता है कि मनीष की जो पत्नी रहती है नीति, वह कहती है कि मैं तुम्हारे घर नहीं रहूंगी, यहाँ मुझे समस्या होती है। अब वह जाकर जो मनीष होता है उसके पड़ोस के मकान में किराए पर रहने लगती है। अब वह किराए पर रहने लगती है तो कपिल भी अब उसके साथ रहने लगता है, और घर पर जो भी आसपास लोग उसके सास ससुर रहते वो कभी कुछ बोलते भी नहीं थे, बेचारे बहुत ही साधारण आदमी रहते हैं। अब उनको लगता है कि शायद बहू को कुछ उनसे नाराजगी है, इसलिए बाहर जाकर रह रही है। और कभी कभी वह कपिल को भी घर जाने के लिए बोल देती थी, अकेले ही रूम पर रहती थी। अब इस बीच मनीष और
कपिल की पत्नी की काफी अच्छी गहरी दोस्ती थी। दोनों एक दूसरे के साथ मिलते थे, शारीरिक संबंध भी बनाते थे। अब दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। तभी यह बात मनीष को पता चल जाती है और मनीष के साथ साथ जो उसका एक दोस्त रहता है, मनीष के साथ मनीष का जो है एक दोस्त रहता है कपिल और शिखर, यह दोनों को अच्छी तरह से मनीष के बारे में पता चल जाता है कि मनीष किस तरह का आदमी है, उसका बिहेव कैसा है। और दोनों मिलते हैं तो बातचीत करते हैं। तो जो शिखर होता है और कपिल कहता है, भाई देखो मेरे घर में कुछ समस्याएं चल रही हैं, मेरी पत्नी आजकल नाराज होकर कहीं और रहती है और इस सब के पीछे मनीष का हाथ है। शिखर कहता है, वो भी मेरी पत्नी के साथ भी ऐसे ही किया करता था, लेकिन मैंने बहुत समझाया तो वह, मेरी पत्नी तो समझ गई, लेकिन वो आज भी कभी कभी फोन वगैरह करता है। दोस्त है इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पाते हैं। अब किसी को कुछ पता न चले इसलिए मैं बखेड़ा नहीं करना चाहता हूँ। अब दोनों आपस में बातचीत करते हैं। इसी बीच कुछ दिनों बाद 24 जनवरी को वह दुकान बंद कर जैसे ही घर जा रहा था, शिखर फोन कर उसे अपने घर बुलाता है और घर पर शराब की पार्टी होती है, पार्टी करते हैं। पार्टी में शिखर और कपिल मनीष तीनों शामिल रहते हैं। उसके बाद जो है दोनों ही शिखर और कपिल ले जाकर मनीष को उसके घर तक छोड़ आते हैं। छोड़ने के बाद वहां से फिर अपने घर चले आते हैं। फिर 26 जनवरी को उसको फोन करते हैं और बुलाते हैं अपने घर पार्टी पर। जब वह शिखर के घर पार्टी के लिए जाता है तो शिखर की बहन चाय बनाकर लाती है और चाय पीने के बाद शिखर वहां से चला जाता है। अब अगले दिन सुबह जब होती है तो मनीष के घर वाले मनीष को ढूंढते हैं। मनीष का कुछ पता नहीं चलता है। मनीष वहां से निकला था, घर तो गया था, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। अब धीरे धीरे घर वाले परेशान हो जाते हैं। शाम हो जाती है। जब कहीं पता नहीं चलता है तो दोस्तों के पास फोन करते हैं। दोस्तों के पास भी उसका कोई खबर नहीं मिलता है। रिश्तेदारियों में फोन करते हैं, कोई खबर नहीं मिलती है। तो फौरन ही अब पहुंचते हैं थाना सदर बाजार। वहां जाकर वह अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। अब पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है। जैसे ही जांच पड़ताल में जुटती है तो पता चलता है कि उस पर एक जो आखिरी कॉल था वो शिखर का था। शिखर ने ही उसको फोन कर बुलाया था। अब कॉल डिटेल्स निकालने के बाद पर्दा उठ जाता है और शिखर और कपिल को गिरफ्तार करती है पुलिस। पूछताछ करती है। पूछताछ में जो कपिल होता है और जो शिखर होते हैं वह टूट जाते हैं और वह बताते हैं कि मनीष उनकी पत्नियों के साथ शारीरिक संबंध बनाता था और वह और भी कई ऐसे दोस्त हैं जिनके बहन बेटियों पर गंदी नजरें रखता था। इसलिए 26 तारीख की रात को जब वो हम उसके घर गया था तो बहन ने चाय बना कर दिया तो उस पर उसने नींद की गोली डाल दी और जैसे ही सोने लगा तैसे ही शिखर ने हथौड़े से वार किया और सर फट गया। सर फट गया तो उसका जो शरीर है, बॉडी है, उसको एक बोरी में भरकर उसको ले जाकर एक जगह पड़ती है नानौता भोजपुर गांव के पास एक नहर है, उसी नहर में फेंक देता है। और फेंकने के बाद जो उसकी बाइक होती है वह रेलवे स्टेशन पर खड़ा कर देता है और रेलवे स्टेशन पर ही एक ट्रेन वहां से सहारनपुर से चंडीगढ़ के लिए जा रही थी, उसी ट्रेन में वो उसकी मोबाइल फेंक देता है। अब पुलिस जांच पड़ताल करती है तो उसकी मोबाइल भी बरामद हो जाती है, उसकी मोटरसाइकिल भी बरामद होती है और दोनों को पुलिस लेकर जाती है और उसकी निशानदेही पर जहां वह बताए रहते हैं नौता के पास जो नहर होती है उसमें उसकी बॉडी मिलती है। और जैसे ही बॉडी मिलती है पुलिस शिनाख्त कर दोनों को गिरफ्तार करती है और दोनों के साथ साथ एक और ऐसा खुलासा होता है कि जो कपिल होते हैं और जो शिखर बताता है कि हमारे साथ साथ मनीष के जो प्रेमिका रहती है यानी कि कपिल की पत्नी का भी हाथ है, नीति का भी हाथ है। अब जिसके लिए नीति घर छोड़कर बाहर रहती थी, पुलिस हैरान हो जाती है कि आखिर नीति से प्रेम संबंध था तो नीति हत्या क्यों करेगी। अब नीति को भी पुलिस गिरफ्तार करती है। नीति आती है कपिल की पत्नी। जब उससे पूछताछ होती है तो वह कहती है कि मनीष आए दिन उसके कमरे पर आता था, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था और वह उसे ब्लैकमेल भी करता था। उसके पास कुछ वीडियोस फोटो भी थी जिससे वह ब्लैकमेल करता था। वह परेशान हो चुकी थी
और अब वह परेशान होकर अपने पति के साथ, कपिल के साथ वापस रहना चाहती थी। इसीलिए उसने अपने पति और अपने पति के दोस्त के साथ मिलकर मनीष की प्लानिंग कर हत्या कर दी। अब पुलिस जैसे ही यह सारी हकीकत सुनती है, तीनों को गिरफ्तार करती और गिरफ्तार कर कई गंभीर धाराओं में जेल भेज देती है। और जो भी इस घटना को सुनता है वह हैरान रहता है कि एक दोस्त की पत्नी एक दोस्त के अफेयर में पड़ती है और फिर घर छोड़कर बाहर भी जाती है उसी मनीष के लिए, उसी दुकानदार के लिए, और फिर अपने पति के साथ मिलकर ही अपने ही प्रेमी की हत्या करवा देती है। दरअसल इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, सावधान करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है, जिसमें मुंशी खान है बुलंदशहर से, वासु अग्रवाल है छत्तीसगढ़ से, दीपक है अयोध्या से, सोहनलाल सेठिया है ब्यूअर राजस्थान से, कमलेश कुमार आजाद है। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।